जो रियल लाइफ में हो रहा है वो सबसे बेस्ट है। न्यूज़पेपर फॉलो करो और रियल लाइफ को देखो, जितना ऑब्जर्वेंट रहेंगे उतना अच्छा है। आप जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ग्रेजुअली आपको रियलाइज होगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा और आपको जो लगेगा कि जो क्वेश्चन ये लीक से बाहर है आप उस पर अटेम्प्ट देने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसको छोड़ दो। आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचान लोगे और फिर उस अकॉर्डिंगली आप पेपर को अटेम्प्ट करो। यूपीएससी को एवरेज, बिलो एवरेज कोई भी क्रैक कर सकता है। आपको परसिस्टेंस, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क को अपना मंत्रा बनाना है। मेनली मेरे मामा जी हैं जो मेरे साथ भी आए हुए हैं, उनको कभी ये लगा ही नहीं कि यूपीएससी मतलब मैं नहीं निकाल सकती। उनको हमेशा से मेरे में फेथ रहा और उन्होंने ही मेजरली मुझे पुश किया। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, राइफल शूटर रही हूँ, स्पोर्ट्स में भी मैं नेशनल मेडल लिया मैंने, फिर उसके बाद करिकुलर में भी मैं अच्छी थी। घर में मेरी मम्मी भी है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरी पूरी फैमिली है। फादर, मैंने काफी यंग एज में मेरे फादर को खो दिया। यूपीएससी एक जर्नी है कि आप पूरे इवॉल्व होके उस लायक कब बनते हो और उसमें जिसको जितना समय लगता है वो सबकी अपनी पर्सनल जर्नी है। तो कोचिंग वगैरह सब है, वो आपको मटेरियल दे देंगे, कंटेंट दे देंगे, लेकिन आपके दिमाग का एवोल्यूशन तो खुद से होगा। मैं घर पे अपने गांव में पढ़ती थी। मेरे साथ ऐसा था कि मैंने अगर एक टॉपिक उठा लिया, पहले मान लो मैंने अगर ऑप्शनल उठाया है तो मैं एक हफ्ता जब तक उससे बोर में सिर्फ ऑप्शनल करूंगी थी। मैं जो उठाऊंगी उसको अच्छे से करके फिर नेक्स्ट उठाऊंगी। ऐसे का कोई फिक्स तरीका नहीं है, आप किस तरीके से उसको देखते हो, आपकी असेसमेंट। तो आप जितना खुद को बेहतर समझेंगे, एथिक्स को समझेंगे, लाइफ के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, आप ऐसे को बेटर लिख पाए। कोचिंग वाले तो कुछ भी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, लेकिन उस कुछ इंपॉर्टेंट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो पीवाईक्यू गाइड करता है। मॉक्स देने का फायदा तब है जब आप उसको रिविजिट भी कर पा रहे हो, आप एनालाइज कर पा रहे हो, आप कंटेंट ले पा रहे हो। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास टाइम नहीं है रिविजिट करने का, आप मॉक लगाए जा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट आप वो और चीजों को खराब कर सकता है। ऐसा मानना है कि कभी भी किसी के स्कोर को देख करके आप ऑप्शनल मत लीजिए, क्योंकि वो सब, हर पर्सनैलिटी अलग है। आप अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस कीजिए। मैंने साइकोलॉजी लिया क्योंकि मैं साइकोलॉजी के साथ कंफर्टेबल। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को समझना है, उनको बताना है कि वी आर देयर फॉर यू, यू आर देयर टू सर्व द पीपल। हाई ऑन अकोमोडेशन और अडेप्टेशन भी होने चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो दोनों चीजें करने के लिए। और आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा फैक्टर्स को ध्यान में रख के माइक्रो लेवल पे होना चाहिए और आप सबको कोलैबोरेट करके स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, डेवलपमेंट अच्छी हो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं मोनिका मैम, जो इस वक्त 2024 की यूपीएससी की इंटरव्यू देके निकल रही हैं। मैम से बातें करूंगा, कैसा गया इंटरव्यू, किस तरह के सवाल थे, साथ में यूपीएससी की जो इनकी स्ट्रेटजी रही है, जो प्लानिंग रही है, उसके बारे में बात करेंगे। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि इंटरव्यू तक पहुँचना भी एक बहुत ही टफ होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन करें तो। आज के इंटरव्यू में कैसा रहा मैम, किस तरह के सवाल पूछेगी आपसे? थैंक यू सर। और आज का जो इंटरव्यू था मेरा बोर्ड शुक्ला सर का था, तो मेनली जो सवाल थे वो ट्रम्प और ट्रम्प की पॉलिसीज के अराउंड के। ट्रम्प से रिलेटेड शुरुआत तो यही हुई कि इंडिया के साथ रिलेशन कैसा होने वाला है, और चाइना को भी काफ़ी हाई बोला गया कि हो सकता है ट्रम्प चाइना की तरफ डाइवर्ट कर जाए। मेनली वो ओपिनियन सीख कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जनरली आ गए कि आज के टाइम पर जो डोमिनेंट पावर है वो यही कह रही है कि आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। ब्लेम गेम जो चल रहा है उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हुए यही टैरिफ पे, रिटेलिएटरी टैरिफ पे, ट्रेड वॉर पे, इस तरीके से, और इस सिनेरियो में इंडिया को क्या करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस। इंडिया को क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में, आपने क्या जवाब दिया है? मैंने यही जवाब दिया कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल है। पहली बात तो जो वो कह रहे हैं हमें उन्हें एग्जैक्टली नहीं लेना चाहिए, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वो किस तरीके के टैरिफ लगाएंगे उस अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, हम एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेंगे ताकि चीज़ों को हम बैलेंस कर। इंटरव्यू के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बारे में जानना, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना, और जो भी करंट अफेयर्स, आपका ऑप्शनल, आपका जो एरिया है वो सब का आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मोनिका मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ऑप्शनल पेपर क्या है और लैंग्वेज क्या है आपकी? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। ऑप्शनल मेरा साइकोलॉजी है और लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी किसी के स्कोर को देख करके आप ऑप्शनल मत लीजिए, क्योंकि वो सब, हर पर्सनैलिटी अलग है। आप अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस कीजिए। जैसे मैंने तो साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, मैंने साइकोलॉजी लिया क्योंकि मैं साइकोलॉजी के साथ कंफर्टेबल। मैम, पहले 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ था? पहले फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड दोनों में मेरा प्री नहीं निकला था। फर्स्ट में तो सर इतनी तैयारी नहीं थी, सेकंड अटेम्प्ट में सीसेट की वजह से प्री रह गया था। इस बार क्या चेंज किया आपने, क्या बदलाव किया अपने प्रिपरेशन में, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीसेट, क्या स्ट्रेटजी रही थी, और ओवरऑल जीएस के बारे में बताइए। सर मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो और ज़्यादा सॉल्व किए। सीसेट को लेकर के मैंने टॉपिक्स को देखा, एनालाइज किया, और मैंने अपना स्पीड को बढ़ाया मैथ्स को ज़्यादा सॉल्व करके, इस तरीके से। और जीएस में तो जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, आप जो पढ़ रहे हो उसमें करंट अफेयर्स की आप एडिशन करते रहो और आप लगे रहो, रिवीजन करते रहो, वही होता है।
स्पीड आपने सी साइड में बढ़ाया, कैसे स्पीड बढ़ाया, क्या क्या इसकी? आप जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ग्रेजुअली आपको रियलाइज होगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा और आपको जो लगेगा कि जो क्वेश्चन ये लीक से बाहर है, आप उस पर अटेम्प्ट देने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसको छोड़ दोगे और आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचान लोगे। फिल्म्स के लिए आपका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तो जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, बहुत ज्यादा बुक्स मत रेफर कीजिए, हर सब्जेक्ट की एक एक बुक उस पर आप स्टिक कर जाइए और जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उनको आप मल्टीपल रिविजन्स दीजिए, इतनी रिविजन्स दीजिए कि वो आपके सोल तक पहुंच जानी चाहिए जो बुक्स हैं। मैम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? मेरा ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी में था। ग्रेजुएशन मैंने IPCW यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। किस स्टेट से बिलोंग करती मैम? मैं हरियाणा से। हरियाणा से हैं। तो 10th और 12 कहाँ, हरियाणा से ही किया था या फिर? मैंने MNSS राइस स्पोर्ट्स स्कूल से 10th-12th किया, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है। मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड आपकी ठीक ठाक थी, राइट? तो मैम ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कि एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होनी चाहिए यूपीएससी के लिए, या फिर नहीं भी है, एवरेज भी स्टूडेंट है वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है? क्या कहती हैं इस बार? यूपीएससी को एवरेज, बिलो एवरेज कोई भी क्रैक कर सकता है। आपको परसिस्टेंस, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क को अपना मंत्र बनाना है। डिसिप्लिन, ये वर्ड सही यूज़ किया। देखिए बहुत सारे बिगनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी लैंग्वेज के हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं क्या करना चाहिए और डरे हुए हैं कि यूपीएससी एक भोकाल बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है, मैम की अपनी एक्सपीरियंस है। बट एक वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नॉट ओनली इन योर स्टडीज़, एट द सेम टाइम आपकी अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। मैम कैसे कैसे पहुंची आपने, जीएस वगैरह कहाँ से पढ़ी, क्या रिसोर्सेज थे, ये क्या कोई कोचिंग वगैरह लिया था अपना? मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है और जीएस के लिए जो बेसिक बुक्स सब रेफर करते हैं वही लिस्ट मैंने कुछ अलग नहीं? कुछ अलग नहीं मैम ये जो अभी जीएस की बात करें, उसके बाद आपने जो प्रिपरेशन शुरू की, इस दौरान कहीं पे किस तरह की सपोर्ट रही फैमिली की तरफ से? क्योंकि एक खुद की मोटिवेशन तो होती है, साथ में पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, उनका सपोर्ट भी होना ज़रूरी होता है ताकि आप मोटिवेट रहें, चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकें। तो फैमिली में कौन कौन है आपके और कैसे सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का फुल फ्लेजेड सपोर्ट रहा है मुझे। मेनली मेरे मामा जी हैं जो मेरे साथ भी आए हुए हैं और उनका एक अनवेवरिंग जो एक कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि उनको कभी ये लगा ही नहीं कि यूपीएससी मतलब मैं नहीं निकाल सकती। उनको हमेशा से मेरे में फेथ रहा और उन्होंने ही मेजरली मुझे पुश किया। मामा जी? मेरे मामा जी। तो मतलब मामा जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मतलब किस तरह से पुश किया, क्या देखा उन्होंने आप में? कुछ होता है ना कि स्पार्क बच्चे में नज़र आ रहा है, कुछ करेगी, है ना, कुछ करेगी या कुछ करेगा, तो फिर फैमिली उसमें इन्वेस्ट करता है अपना टाइम और सर चीज़। तो आपने ऐसी क्या देखी मामा जी को जो उन्होंने डिसाइड किया, नहीं बेटी मेरी IAS IPS बनेगी, यूपीएससी में जाएगी? सर मैं कि जैसा मैंने आपको बताया, मेरा रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन हो गया था, पढ़ाई में मैं अच्छी थी, राइफल शूटर रही हूँ, स्पोर्ट्स में भी मैं नेशनल मेडल लिया मैंने, फिर उसके बाद करिकुलर में भी मैं अच्छी थी। तो मेरे मामा को कभी से एक वो दिखता था मेरे अंदर कि ये देश के लिए कुछ करेगी। तो मामा क्या करते हैं आप पे? मेरे मामा जी का बिजनेस है। बिजनेस है। मामा जी इधर आइए। देखिए मामा जी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से मामा जी को थैंक्स कहूँगा। अगर मैं मम्मी सिस्टर वगैरह हैं घर में, मेरी मम्मी भी है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरी पूरी फैमिली है। हाँ जी। फादर मैंने काफ़ी यंग एज में मेरे फादर को खो दिया था। सॉरी। इसको कोई बात नहीं सर। तो ऐसे में तो जीएस का कंपाइलेशन ही होता है ज़्यादा और ऐसे में जो आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी है वो भी निकल के आती है, क्योंकि ऐसे का कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप किस तरीके से उसको देखते हो, आपकी असेसमेंट, तो आप जितना खुद को बेहतर समझेंगे, एथिक्स को समझेंगे, लाइफ के प्रिंसिपल्स को समझेंगे, आप ऐसे को बेटर लिख पाएं। जो रियल लाइफ में हो रहा है वो सबसे बेस्ट है। न्यूज़पेपर फॉलो करो और रियल लाइफ को देखो, जितना ऑब्जर्वेंट रहेंगे उतना अच्छा है। करंट को स्टैटिक के साथ एफिलिएट कीजिए। जैसे टैरिफ है तो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर होंगे उसके साथ, ये सही तरीका है आपके करंट और स्टैटिक दोनों बैलेंस होगा और जो भी आप आंसर लिख और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। अब उसमें दोनों का बैलेंस चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस। मैम आपको एनसीईआरटी के बारे में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, कैसा आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी किस तरह हेल्प करता है? मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी तो बेस बनाती है अच्छा। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल और जो बुक्स हैं वो भी सफाइस कर देती हैं कंटेंट को। तो अगर आपका बिल्कुल ही बेस नहीं है तो आप पढ़िए, अदरवाइज अगर आपका थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप फिर नॉर्मल बुक से जो अपनी यूपीएससी के लिए आप उससे रेफर करके कर सकते हैं। सर मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी एक अटेम्प्ट की जर्नी नहीं है। यूपीएससी एक जर्नी है कि आप पूरे इवॉल्व होके उस लायक कब बनते हो, और उसमें जिसको जितना समय लगता है वो सबकी अपनी पर्सनल जर्नी है। तो कोचिंग वगैरह सब है, वो आपको मटेरियल दे देंगे, कंटेंट दे देंगे, लेकिन आपके दिमाग का एवोल्यूशन तो खुद से होगा। मैं पर्सनल एनालिसिस बहुत करती हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं अपनी थॉट क्लैरिटी बहुत रखती हूँ। तो मुझे कहीं पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि वही बेसिक बुक्स हैं जो सब रेफर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था मैं ठीक जा रही हूँ।
मैम इसे माना जाता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपकी एनालिटिकल स्किल मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। डिसिप्लिन के साथ एनालिटिकल स्किल हो, साथ में आप सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए। इसको कैसे देखती है? एनालिटिकल स्किल जो इंजीनियर्स होते हैं उनके अच्छे होते हैं, और जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे होते हैं उनकी एनालिटिकल कुछ लेवल से कम होती है। कैसे देखती है? क्या एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है इसमें? सर एनालिटिक स्किल्स की तो सब जगह ज़रूरत है और एक अच्छे ऑफिसर होने के लिए तो मस्ट है। पर ये मैं थोड़ा सा बायस मानूंगी कि इंजीनियर्स की अच्छी होती है, उनकी अच्छी नहीं होती है। ये तो वो सब में होती है, वो हर इंसान का पार्ट है। इट्स जस्ट दैट कि हमको डिग करना है अपने अंदर, ये जानने के लिए कि हम में किस स्किल की थोड़ी कमी है, उसको इन्हेंस करना है और अपनी जो आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स है उसको साथ लेके चलना है। मैम आप घर पे ही हरियाणा में रह के पढ़ती थी या फिर दिल्ली आए थे इसके लिए? मैं घर पे अपने गाँव में पढ़ती थी। गांव में पढ़ती थी। अपना रूम वगैरह बनाया होगा आपने, स्टडी रूम वगैरह? हाँ जी, मेरा स्टडी रूम था। क्या आपका टाइम टेबल क्या था? किस तरह से मैनेज करती थी? बस क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, सुबह जल्दी उठो, अच्छा वर्कआउट, ऐसे ही डिसिप्लिन होती है। अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा हेल्दी डाइट लो आप, और आप दिन में पढ़ो किताबों के साथ, उनसे दोस्ती करो, उनको सिर्फ बुक समझ के नहीं, उनके साथ दोस्ती करके पढ़ो, उनको अपना मानो। और फिर जब अपना मानोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करती है, वो बोर नहीं होने देती फिर आपको। मैम कैसे टाइम टेबल क्या होता था? कैसे से पढ़ती थी? एक होता है ना कि मुझे ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट चैप्टर सुबह पढ़नी है। एक हम एक्चुअली क्या होता है, हम अपने वक्त भी एक टाइम टेबल बनाते थे, 6 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 10 ये पढ़ना है। वो फिजिबल नहीं होता है। कैसे दिखती हैं आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और एक्चुअल में जो सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन करने की? सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं है। पर्सनालिटी एनालाइज करो। तो आपके साथ वो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने अगर एक टॉपिक उठा लिया, पहले मान लो मैंने अगर ऑप्शनल उठाया है तो मैं एक हफ्ता जब तक उससे बोर, मैं सिर्फ ऑप्शनल करूंगी। तो मेरा ऐसा नहीं था, डिविजन्स नहीं थी, मैं जो उठाऊंगी उसको अच्छे से करके फिर नेक्स्ट उठाऊंगी। कोचिंग वाले तो कुछ भी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, लेकिन उस कुछ इंपॉर्टेंट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो PYQ गाइड करता है। लेते हैं। हाँ, तो मैम PYQ कैसे पढ़नी चाहिए, क्या देखना चाहिए? तो ऐसे नहीं पढ़ लिया, उसको पढ़ के हम उनसे अपनी प्रिपरेशन कैसे ऐड करेंगी? मतलब हाउ टू रीड PYQ टू गेट बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम PYQ? देखो PYQ में बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ पेपरों में तो जो पेपर GS 2 है, 3 है, सॉरी, उसमें बहुत ज़्यादा रोल करंट अफेयर्स का है। तो आप PYQ से पढ़िए, एसेंस लीजिए और फिर समझिए कि क्वेश्चन का ग्राफ किस तरीके से जा रहा है। GS 1 में तो काफ़ी कुछ सिमिलर भी हो जाता है, सिमिलर लाइन्स पे, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन काफ़ी है। तो उस तरीके से आप अपनी करंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंस को उठा के और उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिए। मैम आपकी प्रेफरेंस क्या है? IAS IPS क्या है? मेरी प्रेफरेंस IAS है। IAS बहुत एनर्जेटिक है, टचवुड। और आपको कैसा लगता है कि ये जो मैं दुआ करता हूँ कि आपको कामयाबी मिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू सर्व नेशन, टू सर्व इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी प्रूव करना पड़ता है आपको। एज ए ब्यूरोक्रेट्स क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नॉट ए ब्यूरोक्रेट बट ए गुड ब्यूरोक्रेट्स होने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपके अंदर इफेक्टिव लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप टाइमली सिचुएशन को एनालाइज करें और देखें कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी स्टाइल काम आएगा, यहाँ पर सबको साथ लेके चलना है, या यहाँ पर ऑर्डर देने का, डेलीगेशन का टाइम है। और दूसरा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को समझना है, उनको बताना है कि वी आर देयर फॉर यू, यू आर देयर टू सर्व द पीपल, राइट। वो दूसरा है। और सर थर्ड थिंग, आप हाई ऑन अकोमोडेशन और अडेप्टेशन भी होने चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो दोनों चीज़ें करने के लिए। और आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को ध्यान में रख के माइक्रो लेवल पे होना चाहिए, और आप सबको कोलैबोरेट करके स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, डेवलपमेंट अच्छी हो। बहुत बढ़िया। क्या हम व्हाट वुड बी द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स कि हम आंसर राइटिंग में दे, और आंसर राइटिंग ऐसा हो जो एग्जामिनर देखे और उसको वाह फीलिंग आए? भले एक होता है ना, वो तो बहुत सारे कॉपी चेक करते हैं, जैसे आपकी कॉपी आ रही देख के वो रुक जाए थोड़ी देर के लिए और पढ़ना शुरू कर दें। उसमें सबसे पहली बात तो आपको कोई ना कोई फैक्ट अगर याद आ रहा है, आप शुरू वहाँ से कीजिए। किसी थिंकर की कोई लाइन याद आ रही है, आप मेंशन उसको कीजिए, या आपको कोई करंट डेफिनेशन याद आ रही है, वहाँ से कीजिए। दूसरा, आप आंसर को ब्रेक कीजिए, कितने पार्ट्स हैं उसके, सब पार्ट हैं, उसको एड्रेस कीजिए। आप हर चीज़ को अंडरलाइन कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंटर्स में आंसर दीजिए 1 2 3 4 करके, और फिर हर आंसर का आप एक परफेक्ट कंक्लूजन लिखिए, जो कि किसी मिनिस्टर की लाइन हो सकती है, किसी थिंकर की लाइन हो सकती है, या कोई डेटा फैक्ट या कोई कमेटी रिकमेंडेशंस हो सकती है, वो आप सजेस्ट कीजिए, वो एक बैलेंस्ड आंसर हो। मैम अभी मई 25 को प्री है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पता होती है, आप अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को बताएं कि अभी प्री के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, और क्या अभी जो बचे दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जो आपने पढ़ा है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, अटेम्प्ट, टेस्ट्स, इतने भी टेस्ट अटेम्प्ट मत करो कि उसको आप रीलुक ना कर सको। PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। मॉक देना चाहिए?
डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा भी मत लगाओ, क्योंकि मॉक्स देने का फायदा तब है जब आप उसको रिविजिट भी कर पा रहे हो, आप एनालाइज कर पा रहे हो, आप कंटेंट ले पा रहे हो। बहुत बढ़िया, रिविजिट कर पा रहे हो, सही बात। अगर आपके पास टाइम नहीं है रिविजिट करने का, आप मॉक लगाए जा रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट फिर वो और नहीं हो। आपकी चीजों को खराब कर सकता है। और उस स्कोर को सीरियस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मॉक बहुत बार ऐसे ही होते हैं और जो एक्चुअल जो प्री का पेपर आता है उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मॉक को इतना सीरियस मत लीजिए। मैम, आई एम गिविंग यू अ वर्ड, यस सर, you are going to be in the final list. थैंक यू Solid सर, PDF. Thank you. Mona ma'am, thank you very much. It was a very wonderful session with you. Thank you. And thanks for your time. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।